हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में कि जो इंडियन एग्रीकल्चर चैप्टर है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और साथ ही डिस्कस करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया में। आप सभी को पता है किसी भी सेक्टर में, किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, विच मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्री सेक्टर हो गया और थर्ड जो हो गया वो आपका सर्विस सेक्टर हो गया। अभी हम ओनली बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो पहले हम बात करेंगे क्यों जरूरी है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, किसके अंदर, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये है यहाँ पे सबसे पहला कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। आपको मैं बता दूं, जीडीपी का मतलब होता है फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर, तीनों सेक्टरों को जोड़कर जो देश का प्रोडक्शन बनता है उसे बोलते हैं जीडीपी। 1950 के टाइम पर हमारे देश के टोटल जीडीपी में ओनली 51% जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था, ओनली एग्रीकल्चर का था। लेकिन आज के टाइम में वो घट के अलग बात है, कितना रह गया है, 17% लगभग रह गया, 16.17%, 16.6%। लेकिन हमारे देश की मोस्टली पॉपुलेशन को इसने अभी क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन क्या दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब ये वेज गुड्स क्या होता है समझिए। कुछ लोगों को कंफ्यूज हो सकती है, यहाँ पर ये वेज गुड्स का मतलब, वेजेस गुड्स मतलब मजदूरी, हिंदी में कहते हैं ना मजदूरी वस्तुएं। तो आप यहाँ पर इसको टूल्स पे मत चले जाना कि फावड़ा जिनसे मजदूरी की जाती है वो वस्तु होती है। वेज गुड्स का मतलब होता है नेसेसरी गुड्स, मीन्स जो हमारी डेली लाइफ में दाल चावल चीनी ये हमें चाहिए होता है, इन चीज़ों को बोलते हैं वेज गुड्स। तो ये हमें कौन देता है, ये हमें ला के देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर के थ्रू हमें सप्लाई होता है वेज गुड्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको मैं बता दूं, इंडिया में जो रूरल एरिया है आज की, अभी भी 2019 में बात कर रहा हूं, 45 से 50% की जो पॉपुलेशन है वो आज भी इंडिया में किस पे डिपेंड है, एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे। तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत सारे लोगों को क्या दे रखा है, रोजगार दे रखा है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हटा दिया जाए तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगा और क्या फैल जाएगी, बेरोजगारी फैल जाएगी। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। आपको पता है प्राइमरी के बाद दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री सेक्टर। और इंडस्ट्री सेक्टर को कोई मिल हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो, उसे काम करने के लिए, उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। वो कच्चा माल उसे लाकर कौन देगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है कौन सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को। क्लियर है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। देखिए जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मशीनें, वो मशीनों की डिमांड कौन कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। कैसे, पहले जो खेती होती थी वो नॉर्मली लोग पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, चाहे गेहूं काटना हो या और कोई काम हो या बुआई करना हो। लेकिन आज के टाइम में हर सेक्टर में धीरे धीरे क्या हो रहा है, मशीनें आती जा रही हैं। तो एग्रीकल्चर जब 50% पॉपुलेशन उसमें लगी है तो हमारे को मशीनें भी चाहिए होंगी, हमारे को ट्रैक्टर भी चाहिए होंगे, हमारे को थ्रेसर भी चाहिए होंगे। अब इतनी सारी मशीनों की डिमांड आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड को बढ़ा रहा है। इनडायरेक्टली हमारे देश में ज़्यादा गुड्स बिक रहा है इंडस्ट्रियल वाला। तो सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल गुड्स की। क्लियर है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। आपको मैं बता दूं, इंडिया इतना सामान उगाता है एग्रीकल्चर में, अलग बात है कम है, लेकिन मेरे हिसाब से और ज़्यादा होना चाहिए कि वो खुद तो अपने देश में सप्लाई करता ही करता है, साथ ही साथ वो फॉरेन कंट्रीज़ को, मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी क्या करता है, सेल करता है। तो जब हम विदेशों को सेल करेंगे उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा देश एक्सपोर्ट करता है कौन से गुड्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए पॉइंट बना कि कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक इंपॉर्टेंस है किसकी, हमारे एग्रीकल्चर की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे वो हमारे देश के बाहर सामान बेचता है, वैसे ही एग्रीकल्चर का बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर ही बिकता है, सेल होता है।
तो कंट्रीब्यूशन इन डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब हमारे देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्ट है वो सेल किया जाता है और परचेज किया जाता है। नेक्स्ट, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ये कैसे होता है भाई? एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कैसे हेल्प करता है या सपोर्ट करता है? देखिए, आपका प्रोडक्ट है वो मान लो बना कहाँ, बिहार में प्रोड्यूस हुआ एग्रीकल्चर में, लेकिन खाया कहाँ जाएगा वो चीज़? मान लीजिए मुंबई में, मतलब यूज़ होगी वो मुंबई में। अब मुंबई में वो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप चली जाएगी, उसे किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, चाहे वो रेल हो, चाहे वो ट्रक हो या कोई अन्य साधन हो, एरोप्लेन हो, उसके थ्रू बिहार से कहाँ मुंबई में पहुँचा जाएगा। ये मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, ऐसे एक जगह प्रोडक्ट बना है और उसे यूज़ कहीं और करना है, तो जब यूज़ कहीं और होगा तो उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी चला रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एंड लास्ट, वेल्थ ऑफ द नेशन। ये हमारे देश की क्या है? वेल्थ है। कौन? एग्रीकल्चर। आपको पता होगा हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। कृषि प्रधान देश मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो की जाती है वो क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो हमारा देश की जो ज़्यादातर ज़मीन है ना, वो भी किसके लिए यूज़ की जा रही है? नहीं इंडस्ट्री के लिए, नहीं ना ही सर्विस सेक्टर के लिए, वो किसके लिए की जा रही है? एग्रीकल्चर के लिए की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एग्रीकल्चर है वो देश की क्या है? हमारी वेल्थ है, इसलिए उसे बोलते हैं वेल्थ ऑफ द नेशन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जो फीचर्स होती हैं वो उनका मतलब क्या होता है? पहचान, कि वो चीज़ कैसे पहचानी जाती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है। तो आपको जब मैं इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आएगी कि मैं इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जी नहीं, प्रॉब्लम तो अलग से गिनेंगे हम, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फीचर्स। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे फीचर्स है इंडियन एग्रीकल्चर में। देखिए, सबसे पहली बात आ रही है यहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी की। चाहे वो राइस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो कॉर्न हो, कोई भी फसल हो, अगर मैं कंपेयर करूं उसे अपनी नेबर कंट्री से, नेबर कंट्री मतलब जो डेवलप कंट्रीज है उनसे बात करना चाह रहा हूं, मैं पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करूंगा उसे, ठीक है। तो उन डेवलप कंट्री से अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं तो हमारा प्रोडक्शन उनकी तुलना में कम है। इवन हमारी पॉपुलेशन उनसे ज्यादा काम में लग रही है, किसमें? एग्रीकल्चर में। तो पहली पहचान तो यही बन रही है कि हमारे देश की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कैपेसिटी तो ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी है वो कम है। किसकी तुलना में? अदर डेवलप कंट्री की तुलना में, चाहे यूएस हो गया, चाहे वो चाइना हो गया एंड अदर कंट्रीज। दूसरा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट शायद आपने पहले पढ़ा होगा, छिपी हुई बेरोजगारी। तो इसका मतलब क्या होता है? जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों, एक काम है जहां पर काम करने की जगह कितने लोग की है? 2 लोग की, और आपने वहां पे कितने लोग लगा दिए? 4 लोग लगा दिए। तो जो इनकम निकल के आएगी वो पर व्यक्ति कम निकलेगी। जैसे कि मान लो ये खेत है और इस खेत में 2 लोग की जरूरत है और इनकम यहां से कितनी आ रही है? 20,000 रुपये। तो अगर 2 व्यक्ति बढ़ती तो कितना मिलता है? एक को 10,000 रुपये। लेकिन इसी जगह पे आपने कितने लोग लगा दिए? 4, 2 फालतू में बैठे हुए काम कर रहे हैं मतलब की। तो अब इनकम तब भी उतनी आएगी 20, लेकिन बटेगी कितने लोगों में? 4 लोगों में बटेगी, जिसमें पर हेड कितना निकल के आएगा? 5,000। अब इंडियन एग्रीकल्चर में ऐसा ही होता है। क्या? देखो, 10 वालों को कितने मिल रहे हैं? 5,000, कि पूरा का पूरा परिवार ही खेत में लगा हुआ काम कर रहा है। हो सकता है खेत में जरूरत ही 2 लोगों की, लेकिन काम पूरा परिवार कर रहा है। तो जिस वजह से ऐसा लगता तो है कि वो काम कर रहा है, लेकिन मानिए वो क्या है? बेरोजगार है, जिसको हम यहाँ पर प्योर बेरोजगार है, पूरा बेरोजगार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आपको पता है कि खेती करने के लिए पानी चाहिए? अब पानी के लिए सुविधा होनी चाहिए, लेकिन आज भी इंडिया के बहुत सारे इलाके हैं या लोग की खेती ही डिपेंड है किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर। वो अपनी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी जो फसल उगाते हैं, वो किसके हिसाब से उगाते हैं? मौसम के अनुसार उगा रहे हैं, मीन्स बारिश के अनुसार, कि ये वाली फसल हो पाएगी, क्योंकि दूसरी फसलों को उगाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है कि उनको पानी दे सके, उनकी इरिगेशन कर सके, उनकी सिंचाई कर सके। तो ये प्रॉब्लम है क्या, कि लोग डिपेंड है किस चीज के लिए? बारिश के लिए, बारिश पे क्या करने के लिए? अपनी खेती करने के लिए। और अगली बात, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बात आ रही है हर सेक्टर में आज के टाइम में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, हर सेक्टर अब प्रॉफिट कमा रहा है, हर सेक्टर आज अपने साथ साथ ऐसी चीज कमर्शलाइजेशन कर रहा है कि बेच रहा है।
लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है, आज वहाँ के किसान इतना अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं करते हैं। उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन वो उतना ही उगा रहे हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है निर्वाह कृषि, वो अपने लिए ही खेती कर रहे हैं, बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है कि उन्हें इतनी जितनी भी कैपेसिटी उस हिसाब से क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए और बेचना चाहिए, है ना। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से अच्छा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना चाहिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। देखिए हर चीज़ में आज नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, वैसे ही एग्रीकल्चर में भी ऐसा करना चाहिए। उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारे को खाद लगती है, हमारे पास जो टूल्स लगते हैं, हमारे पास जो मशीन लगती है, फॉरेन कंट्रीज़ में वो इस मॉडर्न इनपुट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी होती है, वो पुरानी खादों से हो रही है, पुराने बीजों से हो रही है, पुराने तकनीक से हो रही है, जिस वजह से काम तो व्यक्ति पूरी मेहनत कर रहा है, हम नहीं कह रहे किसान मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, कम है। और वो कम क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। उसका काम करने का तरीका पुराना है, उसकी काम करने के जो खाद हैं वो पुराने तरीके के, उसके जो बीज हैं वो पुराने तरीके हैं। तो उसमें ज़रूरत है क्या करने की, थोड़े मॉडर्न तरीके से अप्लाई करने की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल होल्डिंग्स। इसको समझाने के लिए पहले मैं अपने ऊपर एग्जांपल लूंगा कि मान लीजिए मैं एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है, 8 घंटे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे को बच्चे ही मिल रहे हैं कितने घंटे पढ़ाने के लिए, 3 घंटे पढ़ाने के लिए, और बच्चे ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे जो 5 घंटे वो बर्बाद जा रहे हैं। अब मैं उन्हीं 5 घंटों को इन्हीं 3 घंटे वाले बच्चों को लेकर बैठे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बेकार बात है ना। सेम चीज़ है हमारे किसानों के साथ, उनकी कैपेसिटी जो है वो है ज़्यादा काम करने की, मतलब वो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जब उतना खेती नहीं है तो कहाँ से उगा लेंगे। उनके पास जो खेत हैं वो छोटे छोटे। अब बात निकल के आती है, तो वो दूसरों के यहाँ काम करेंगे, जाके दूसरों के यहाँ काम करेंगे। अगर अपने खेत छोटे हैं तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्मॉल होल्डिंग्स की वजह से भी हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो कम रह जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से पॉइंट निकल रहा है कि अगर उनके पास खेत नहीं है या अपने खेत नहीं है, कम खेत है, दूसरे के यहाँ काम कर लो। तो दूसरों के यहाँ काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, लैंड लॉर्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है उनके बीच लड़ाई झगड़े की, आप तरह से पढ़ ले सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब उनके पास प्रॉब्लम है। तो अब लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। टेनेंट क्या होता है, जो जिनने किराए पे जमीन ली है, और लैंडलॉर्ड का जिसकी जमीन है। अब लैंडलॉर्ड चाहता है कि ज़्यादा ज़्यादा फसल मुझे मिल जाए, और किसान कह रहा है जो जिसके पास ज़मीन नहीं थी कि मेरे को भी फसल का हिस्सा मिलना चाहिए। इन दोनों के लड़ाई झगड़े के चक्कर में ध्यान रखना, ये आपस में एक दूसरे से मन खराब कर लेते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो उसके यहाँ काम नहीं करना चाहता, वो उसे रेंट नहीं देना चाहता अच्छे से, उसे वो कमीशन देना चाहता, जिस वजह से वो अपनी खुलकर काम नहीं करते हैं। एक सिंपल सी बात हो जाएगी, अगर मेरा बॉस के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो मैं खुलकर काम नहीं करूंगा, और खुलकर काम नहीं करूंगा तो जो मेरे अंदर से प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकती है करने की, जो क्वालिटी हो सकती है, वो मैं नहीं दूंगा। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे देश का कहीं ना कहीं क्या पेस जाता जाके, एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड बना रहता है। एंड लास्ट एंड लीस्ट क्या है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया, आज भी हमारे देश में बहुत जगह पे ट्रैक्टर आ चुका है, किंतु परंतु मानेंगे नहीं, आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खेती बैलों से की जाती है। हद तो तब हो जाती है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो अपने, उनके पास बैल भी नहीं है, उनके पास ट्रैक्टर तो बहुत दूर की बात है, वो हल अपने हाथों से खींचते हैं। तो ये जब इतनी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से काम किया जाएगा तो आपको कहाँ से उम्मीद है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इंडिया में आज भी जो टेक्नोलॉजी है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की, वो इतनी बैकवर्ड है कि सबकी ग्रोथ नहीं हो पाई है। आप कहेंगे कि बहुत बड़े लोग हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं कि ट्रैक्टर से, नई नई मशीनों से खेती करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बात आ रही है सबकी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो हम 50% उन लोगों की बात करते हैं जो उसके अंदर काम कर रहे हैं। क्या वो ग्रोथ कर पाए? नहीं। इससे पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो एग्रीकल्चर हमारा वेल्थ ऑफ द नेशन है, तो आपकी जब मेन स्ट्रीम, आपका जो मेन वर्क काम नहीं कर रहा है तो देश कहाँ से चल जाएगा। तो अगर इंडिया को खड़ा होना है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो सबसे ज़्यादा वो जो फोकस करने की जरूरत है वो किस पे करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हमारे देश का 50% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं।
तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आएंगे। आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इंडियन एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, साथ ही डिस्कस किया इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स क्या है। ध्यान रखना, प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की है, वो अगले पार्ट में आएगी, ठीक है। ये फीचर्स थी। तो अगर इस टॉपिक में अगर आपके पास कोई डाउट रह जा रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन है वो भी लिख देना, और अगर आपको लगता है वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो वो भी लिख देना। अगर कोई भी लगता है कि इसमें से सजेशन हमारे लिए अच्छा होगा तो प्लीज उसे हम बिल्कुल फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरा, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो पढ़ सकते हैं। और कहाँ पे आपको मेरे को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ नीचे डिटेल दिए डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।